हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। ऑर्डर 16 हम पढ़ेंगे। ऑर्डर 16 के साथ साथ जितने भी रूल्स हैं हम आज कवर कर लेंगे। तो ये समन टू विटनेस के बारे में बात करता है, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, तो भाई अनअकैडमी की तरफ से आप लोग के लिए स्पेशल क्लासेस और साथ ही साथ प्लस क्लासेस भी करवाई जा रही हैं। तो स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ मेरा ये कोड ARCHNA लगाना है। तो आप RJS की तैयारी कर ही रहे होंगे, उसके लिए ही बता रही हूँ कि बच्चे बहुत ध्यान से आप लोग कर लीजिए। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर ये रेगुलर क्लासेस होती हैं, CRPC चल रहा है, तो आप वेस्ट मत कीजिए अपना टाइम। 1-1.5 घंटे की क्लास होती है, मॉक टेस्ट भी रहता है, तो उसमें बहुत बेनिफिट रहते हैं आपको। मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है और कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई नेगेटिव नहीं है कि आपको कोई मतलब कुछ भी, सबको पता चल जाएगा कि हमारी क्या रैंक है। अगर हम कमज़ोर हैं थोड़े से तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम वीक है तो हम मेहनत करेंगे, हम और अच्छे से पढ़ेंगे। इसीलिए मॉक टेस्ट चलते हैं और ये आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो रही है अनअकैडमी की तरफ से। आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स पे, सभी कोर सब्जेक्ट्स पे, माइनर सब्जेक्ट्स पे, सभी पर आप लोग की जो है रेगुलर क्लासेस चलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके अलग अलग बेनिफिट्स हैं स्पेशल क्लासेस के, जैसे इंटरैक्टिव लाइव क्लास हैं, पोल्स मिलते हैं आपको। पोल से बहुत बेनिफिट होता है, जैसे अगर हम कोई भी टेस्ट लगाते हैं तो उससे पता चलता है कि अच्छा, जैसे प्री में हम एग्ज़ाम देते हैं ना, बस वही प्री एग्ज़ाम की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है मॉक टेस्ट लगाने से। कोई क्वेरी होती है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, आपको कोई भी नोटिफिकेशन कभी मिस नहीं होगा, क्योंकि आप एजुकेटर को फॉलो कर लेंगे, फिर कोई नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे और लेक्चर नोट्स आपको प्रॉपर वे में मिलते हैं। आप कभी भी कहीं पर भी अपने जो है क्लास देख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में तो कोई दिक्कत नहीं है। अनअकैडमी के प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, उसके भी अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। अलग अलग बैचेस भी अनअकैडमी की तरफ से चल रहे हैं, जैसे कि ये बैच चल रहा है एक, अभी ये शुरू हो चुके हैं जुलाई 14 से, 7 से 9 जून से। तो ये सब बैचेस भी हैं और अभी बैच शुरू होने भी वाले हैं। और ये सब मॉक टेस्ट लगते हैं अनअकैडमी पे सुबह 9 से 9:30 बजे, जैसे कि कल हर रोज़, मतलब मॉक टेस्ट कोर सब्जेक्ट के ऊपर है, तो मंडे टू फ्राइडे चलते हैं। फ्राइडे को मिक्स बैग होता है, तो आपको सिर्फ कोड लगाना होता है एजुकेटर का, आप ARCHNA लगा लेना, आपको इजीली एक्सेस हो जाएगा। और ये सारे प्राइसिंग प्लान हैं, अगर आप चाहो तो इन्हें अवेल कर सकते हो। 50,000 रुपीज़ 24 महीने का है, तो आपके लिए सही रहता है कि 25,000 रुपये 1 महीने का पड़ता है। मेरा कोड लगा लेने के बाद आपको 10% ऑफ भी मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट आपको अनअकैडमी की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम आप स्पेशल क्लासेस तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास के साथ में। ऑर्डर 16 बात करता है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस के बारे में। तो सबसे पहले प्लेंट प्रेजेंट की जाती है प्लेंटिफ के द्वारा। प्लेंट प्रेजेंट करने के बाद सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है। फिर डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट डालना होता है प्लेंट का जवाब देते हुए। उसके बाद इश्यूज़ को फ्रेम किया जाता है कोर्ट के द्वारा। फिर फाइनली एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर पार्टीज़, जो सूट की पार्टीज़ होती हैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो वो अपने अपने फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं, जिनके थ्रू उन्हें अपने अपने पार्ट को प्रूफ करना होता है। और इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए वो कोर्ट में अप्लाई करती हैं, ताकि कोर्ट समन इशू करे उन व्यक्तियों को बुलाने के लिए जिनको वो विटनेस के तौर पे बुलाना चाहती हैं। मतलब प्लेंटिफ जिसको अपने विटनेस के तौर पे बुलाना चाहता है, उनको कोर्ट में बुलाने के लिए समन इशू करने के लिए कोर्ट को एप्लीकेशन डालते हैं। तो सेक्शन 30 से लेकर 32 तक और उधर ऑर्डर 16 से लेकर 18 तक हमारे पास समनिंग, अटेंडेंस और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से रिलेटेड है। ऑर्डर 16 हमारे लिए समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस की बात करता है। वहीं ऑर्डर 16A स्पेशल प्रोविजंस बनाता है उन लोगों के लिए जो कि जेल में हैं, डिटेन किए हुए हैं या कन्फाइन किए हुए हैं। उनको किस तरीके से कोर्ट में बुलाया जाएगा, उनकी अटेंडेंस किस तरीके से आई जाएगी, एश्योर की जाएगी विटनेस के तौर पर कोर्ट में, इसके बारे में 16A हमें बताता है। ऑर्डर 17 जहां एडजर्नमेंट की बात बताता है, वहीं ऑर्डर 18 हमें बताता है कि सूट किस तरीके से सुने जाएंगे और फिर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस किस तरीके से होगा। रूल 1 और रूल 1A को हम पढ़ें तो सबसे पहले रूल 1A हमें कहता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड समन्स टू विटनेस, यानी कि सबसे पहले लिस्ट ऑफ विटनेस दी जाती है। कौन देते हैं? ऑब्वियस, जो पार्टीज़ चाहती हैं कुछ विटनेसेस को, साक्षी को, गवाह को पेश करना अपनी तरफ से, वो सबसे पहले विटनेसेस की लिस्ट कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। अब ये विटनेस की लिस्ट कब तक देनी होती है? इस डेट को कोर्ट अपॉइंट करते हैं, कोर्ट डेट अपॉइंट करते हैं कि इस डेट पर विटनेसेस की लिस्ट आपको देनी है।
या फिर इस डेट पर या इस डेट से पहले, जैसे 3 तारीख उन्होंने बोली 3 अगस्त तक आप तो देनी है। आप जो है कोर्ट ने कहा था 31 जुलाई को, से फॉर इंस्टेंस कि आपको 3 तारीख तक देनी है, तो या तो 3 तारीख पे दे दो या 3 तारीख से पहले दे दो, 31 से 3 के बीच में दे दो। लेकिन कभी भी जब इशू सेटल हो जाते हैं, इश्यूज़ के सेटल होने के 15 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं बीतना चाहिए विटनेस की लिस्ट को फाइल करने के लिए। तो पार्टीज़ को कोर्ट में लिस्ट ऑफ विटनेस जो है प्रोड्यूस करनी होती है, जिनको वो एविडेंस देने के लिए बुलाएंगे या फिर जिनको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बुलाएंगे, और फिर उसके बाद वो समन्स ऑब्टेन करेंगे कोर्ट से उन पर्सन्स को देने के लिए, ताकि कोर्ट में वो पर्सन आ जाए, उनकी अटेंडेंस को सिक्योर किया जाए। जो पार्टी चाहती है किसी भी व्यक्ति को एज ए विटनेस बुलाना, कोर्ट में अटेंडेंस चाहती है किसी व्यक्ति को कि भाई मेरी तरफ से ये आ जाए और मेरी तरफ से ये व्यक्ति जो है गवाही दे दे, तो उसको सबसे पहले कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और रीज़न बताना पड़ेगा कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को बुलाना चाहता हूँ और इस पर्पस के लिए बुलाना चाहता हूँ। फिर सब रूल 3 कहता है रूल 1 का कि हमें अच्छे से पता है, यहाँ पर रूल 1 में एक लिस्ट ऑफ विटनेस ऑलरेडी पार्टी के द्वारा, जो पार्टी विटनेसेस को बुलाना चाहती है उनके द्वारा फाइल कर दी गई। तो अगर उन लिस्ट में जो लोगों के नाम दिए गए हैं उनके अलावा किसी और को बुलाना चाहता है, तो क्या करना है, कोर्ट ने सबसे पहले रीजंस रिकॉर्ड करने हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक पार्टी जो है, जो विटनेस की लिस्ट दी थी उससे अलग भी और लोगों को बुलाना चाहती है, तो कोर्ट रीज़न रिकॉर्ड करके सफिशेंट रीज़न सुनने लगते हैं कि हाँ इसको अलाउ कर देना चाहिए कि ठीक है, यहाँ इसने कोई व्यक्ति को नहीं दिया कि मुझे इसको विटनेस के तौर पे बुलाना है, भूल गया था बुलाना, तो ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको जो है अलाउ कर दिया जाए। तो सब रूल 3 यही कहता है कि रीज़न रिकॉर्ड करके जो कोर्ट होते हैं वो एक पार्टी को यहाँ पर जब उन्होंने नहीं बताया कि इस लिस्ट में उसका नाम नहीं है, उसके बावजूद भी उसको जो है अलाउ कर दिया जाएगा। कोर्ट पहले रीज़न रिकॉर्ड करेंगे। फिर सब रूल 2 कहता है कि इसको ध्यान में रखते हुए कि एप्लीकेशन देनी पड़ती है जब भी एक व्यक्ति को किसी को भी विटनेस के तौर पे बुलाना है, तो उससे पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि प्लीज़ समन इशू कर दीजिए। फिर कोर्ट समन इशू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सब रूल 4 ये कह रहा है कि जब एप्लीकेशन देता है व्यक्ति, पार्टी जब एप्लीकेशन देती है और कोर्ट समन इशू करते हैं, तो कोर्ट समन किसको इशू करेंगे, तो जो कोर्ट के द्वारा जो समन लिए जाएंगे या तो वो पार्टी ऑब्टेन कर लेगी या फिर कोई और ऑफिसर जिसको कि कोर्ट अपॉइंट करते हैं विद इन 5 days ऑफ प्रेजेंटिंग लिस्ट ऑफ विटनेसेस अंडर सब रूल, वो ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया इसको। चलो इस पॉइंट को हम दोबारा से समझ लेते हैं कि ये पॉइंट मतलब हमारा सब रूल 4 क्या कहना चाहता है। तो जो समन्स हैं वो या तो पार्टी ऑब्टेन करेगी, जो पार्टी ऑब्वियस सी बात है एप्लीकेशन दे रही है कि मुझे इन विटनेसेस को कोर्ट में बुलाना है, तो या तो समन वो ही ऑब्टेन कर लेंगे और भेज देंगे समन, या फिर कोर्ट के बिहाफ पर किसी ऑफिसर को जो कि अपॉइंट किया गया है उस अपॉइंटेड ऑफिसर को दिए जाएंगे 5 दिन के अंदर। जब यहाँ पर इस सब रूल के अंदर एक लिस्ट ऑफ विटनेस दी गई, उसके बाद लिस्ट ऑफ विटनेस प्रेजेंट करने के 5 दिन के अंदर समन जो है इशू कर दिए जाएंगे। अब आता है रूल 1A। तो रूल 1A कहता है प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस विदाउट समन्स। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना समन दिए हम किसी भी विटनेस को कोर्ट में बुला सकें? तो सब रूल 3 में जो हम पढ़ के आए थे कि जब भी ऐसा लगता है कोर्ट को कि यहाँ पर लिस्ट में तो उसका नाम नहीं है, विटनेस को दिया नहीं गया, लेकिन फिर भी क्या ज़रूरी है उस विटनेस को प्रोड्यूस करना, तो हाँ कोर्ट रीज़न रिकॉर्ड करके अलाउ कर देते हैं कि भले ही विटनेस का नाम लिस्ट में नहीं है, आप समन कर दो। बिल्कुल इसी तरीके से जहाँ पर कोर्ट को लगे कि ज़रूरी है इस व्यक्ति को बुलाना, तो बिना समन के भी कोई भी विटनेस को, चाहे वो एविडेंस देने के लिए बुलाया जाए या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जाए, बुला सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर कोर्ट को लगता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है रूल 1 का? रूल 1 का सिंपल सा ऑब्जेक्ट है कि जिस भी पार्टी को हम विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं, ठीक है, जिस भी व्यक्ति को हम विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं, तो उस व्यक्ति को ये इन्फॉर्म करना कि देखिए आपको गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है, आपको गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि उसको ये बता देना कि आपको बुलाया जा रहा है, उसको इस चीज़ का नोटिस देना। अब यहाँ पर एक सिंपल बात और हमें ध्यान देनी है कि क्या
कि जब भी हम किसी विटनेस को बुलाने की बात करते हैं तो सब रूल 3 ने जो रूल 1 में हमें ये बात बताई है कि अगर ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है बुलाना और विटनेस लिस्ट में है नहीं नाम, तो सब रूल 3 में हमें ये भी कहा गया कि बुलाया भी जा सकता है। ठीक है, पर जनरली क्या होता है, पार्टीज़ जो होती हैं वो कोर्ट के पास जाती हैं कि समन इशू कर दिए जाए विटनेस को बुलाने के लिए। लेकिन रूल 1A में हम ये पढ़ के आए कि हाँ, कोई ऐसा पर्सन जिसको कि एविडेंस या हमने डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाना है तो समन के लिए अप्लाई करे बिना भी उसको बुलाया जा सकता है। तो रूल 1 और रूल 1A 2 अलग अलग एरियाज़ में काम करते हैं और 2 अलग अलग सिचुएशंस को जो है कैटर करने की कोशिश करते हैं, हैंडल करने की कोशिश करते हैं। जब एक पार्टी चाहती है कोर्ट का असिस्टेंस ताकि वो एक विटनेस की प्रेजेंस को इंश्योर कर सके, ताकि जिससे समन पे बुलाया और उसकी प्रेजेंस को हम इंश्योर कर सके, तो कोर्ट करे इंश्योर, सिंपल सी बात हो गई। तो यहाँ पर उसके लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि जो प्रोसीजर रूल 1 में बताया गया है कि विटनेस की लिस्ट उसको फाइल करनी है 15 दिन के अंदर अंदर इशू फ्रेम होने के बाद, या जिस डेट पे कोर्ट ने कहा उस डेट पे या उस डेट से पहले, और जब समन इशू हो गए, समन 5 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए, फिर समन ले लो, एप्लीकेशन जानी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें उसको सेटिस्फाई करनी है। लेकिन जहाँ पर उसको बिना कोर्ट की असिस्टेंस के ही वो समय जो विटनेस है उसे प्रोड्यूस करना चाहता है तो रूल 1A के अंदर वो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, और वो ये कि कोर्ट के पास समन के लिए एप्लीकेशन नहीं आई तो इस बिना पर कोर्ट जो है समन के द्वारा ना बुलाए गए विटनेस की जो गवाही है उसको लेने से इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू डिक्लाइन टू एग्जामिन सच विटनेसेस जिनको रूल 1A में बुलाया गया। अब देखो सेक्शन 30 क्या कहता है। सेक्शन 30 कहता है पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। ठीक है, सेक्शन 30 का जो हमारी क्लोज B है वो कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो समन इश्यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी की अटेंडेंस कोर्ट में रिक्वायर्ड है, या तो एविडेंस के तौर पे, या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर किसी और ऑब्जेक्ट के लिए। ये सारी बात हमें एक्सरसाइज करनी है इस तरीके से कि अटेंडेंस जो है विटनेस की वो इंश्योर हो जाए, जिसका एविडेंस लेना कोर्ट को ज़रूरी लगता है। हालांकि कोर्ट जो है उनके पास ये कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो सुओ मोटो ही किसी को समन जो है इशू कर दें जब तक कि कोई कंपेलिंग रीज़न ना हो ऐसा करने के लिए। तो कोर्ट हाउएवर शुड नो एक्सरसाइज सुओ मोटो पावर अनलेस देयर आर कंपेलिंग रीज़न टू डू सो। फिर अब आइए रूल 2। रूल 2 कहता है एक्सपेंसेस ऑफ विटनेसेस टू बी पेड इनटू कोर्ट ऑन अप्लाइंग फॉर समन्स। जब एक पार्टी किसी समन को देने के लिए एप्लीकेशन बना रही है कि आप समन जो है इशू कर दीजिए और मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को बुलाना है, तो यहाँ पर जो उस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है उसको आने जाने का जो खर्चा होगा वो जो पार्टी विटनेस को बुला रही है उसको ही जमा कराना होगा कोर्ट के पास। सिंपल यही बात ये कही जा रही है कि पार्टी जो है जो समन के लिए अप्लाई कर रही है, समन ग्रांट किए जाए उससे पहले जिसको कोर्ट बोल रही है इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप कॉस्ट जो है उस व्यक्ति को जिसको बुला रहे हो ना पे कर दो, या फिर जो हमने यहाँ पे टाइम पीरियड कहा है कि टाइम पीरियड जो है आपको इस टाइम पीरियड तक कर देना है, तो वो टाइम पीरियड कितना नहीं होना चाहिए, टाइम पीरियड 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब आपने एप्लीकेशन बनाई। जैसे 3 तारीख को एप्लीकेशन लेके जाते हो कि प्लीज़ इस व्यक्ति को समन इशू कर दीजिए, तो 3 से 10 तारीख तक के बीच में जो समन के जिसको व्यक्ति को दिया गया समन है जो पर्सन, उस पर्सन को बुलाने में जो हमें खर्चा होगा, उस व्यक्ति को बुलाने में जो हमें खर्चा होगा, उस व्यक्ति को आने में जो खर्चा लगेगा ना, वो खर्चा कोर्ट के पास जमा कराना पड़ेगा। सिंपल सी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं। जो भी उसको ट्रैवलिंग में या जो और कोई भी एक्सपेंसेस उसको लगेंगे वो सारे के सारे कोर्ट के पास जमा कराने पड़ेंगे। अगर वो उस व्यक्ति को जिसको बुलाया जा रहा है अगर उसे 1 दिन के लिए भी रखना पड़ेगा, मतलब कोई ऐसा प्रोसीडिंग में टाइम लग जाता है, तो उसका भी एक्सपेंसेस उसी व्यक्ति को जो कि पार्टी बुला रही है विटनेस को उसको ही पे करने पड़ेंगे। रूल 2 का सब रूल 2 एक्सपर्ट्स के बारे में बात करते हुए कह रहा है कि अगर यहाँ पर विटनेस के तौर पे जिसे बुलाया जा रहा है वो कोई एक्सपर्ट है तो उसके एक्सपर्ट को बुलाने का जो रेम्यूनरेशन है वो भी देना पड़ेगा। यानी जो ऑब्वियसली बात है, कोई एक्सपर्ट है, कोई पर्सन है,
कोई मतलब इतने पढ़ा लिखा इतना व्यक्ति होगा, अपनी जॉब छोड़ के आ रहा है, जैसे भी है अपना जो बिज़नेस कर रहा है, जो भी है, जो भी उसका काम है, वो बिज़नेस को थोड़े टाइम के लिए अपना छोड़ कर के आ रहा है, अपने अपने जो जॉब है उसको छोड़ के आ रहा है, तो उस टाइम पीरियड के लिए जो उसका टाइम जा रहा है ना, उसका रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा जो उसको ऑक्यूपाई किया गया है। सिंपल यहाँ पर बात करता है। फिर सब रूल 3 स्केल ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में कहता है कि जब कोर्ट हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है, ऑब्वियस जो अगर कोई कोर्ट है जो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट में है, तो अगर ये जो एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे बात की एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, तो ऐसी कोई स्केल एक्सपेंसेस की हाई कोर्ट ने फिक्स करी हुई है तो हमें उस स्केल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। फिर सब रूल 4 कहता है एक्सपेंसेस टू बी डायरेक्टली पेड टू विटनेसेस। जहाँ पर समन डायरेक्टली पार्टी ही इशू कर रही लेकर के जा रही है, जैसे कि हमने अभी रूल 1A में पढ़ा, ठीक है, कि भाई वो किसी व्यक्ति को बुला सकती है, उनका जो जिनका कि नाम नहीं है लिस्ट में। और फिर हमने अभी पढ़ा था सब रूल 4 में रूल 1 के कि या तो व्यक्ति जो बुलाना चाहता है वो समन ले लेगा, या फिर किसी और ऑफिसर को हम समन दे देंगे जो कि अपॉइंट किए गए हैं कोर्ट के द्वारा ऑफिसर। तो यहाँ पर अगर समन जो होते हैं पार्टी खुद ले रही है, समन खुद ही ले रही है कि हम खुद ही दे देंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्सपेंसेस भी खुद ही बियर कर दे। लेकिन अगर कोर्ट के थ्रू जो समन से इशू किए जा रहे हैं तो फिर कोर्ट में समन हमें जमा कराने होंगे। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, रूल 2 की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोर्ट के थ्रू समन इशू करा रहे हो तो जो एक्सपेंसेस होंगे उस व्यक्ति को बुलाने के कोर्ट में जमा कर। तो रूल 2 हमें दोनों बातों को बता रहा है कि भाई अगर आपने खुद ही प्रोड्यूस करने हैं जाकर के समन कोर्ट से लेकर के खुद ही जा रहे हो, आप पार्टी जो हो, आप पार्टी हो, आपने बोला कि मुझे विटनेस प्रोड्यूस कराने हैं, आपने एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने समन इशू करे, अब आप चाहते हो कि खुद ही दे दूं मैं जा कर के, तो रूल हमारा 2 का सब रूल 4 ये कहता है, तो उस केस में अगर खुद ही पार्टी सो कहती है कि मैं समन खुद ही जो है विटनेसेस को दूंगा, तो उस केस में जो कॉस्ट है फिर आप खुद ही बियर कर रहे हो, उसको खुद ही बियर करो और खुद ही जा कर के उसे जो है वो कॉस्ट उसको दे दो। लेकिन जब हम कोर्ट के थ्रू समन इशू करवा रहे हैं तो कॉस्ट तो आप ही बियर करोगे, लेकिन कॉस्ट जमा कहाँ होगी, कोर्ट में होगी। तो दोनों बातें हमें क्लियर रखनी है। अगर कोर्ट के थ्रू समन इशू होता है तो जमा जो कॉस्ट होगी, व्यक्ति के आने जाने का जो खर्चा होगा वो कोर्ट में जमा होगा। लेकिन अगर पार्टी खुद समन दे करके आती है तो उस केस में पार्टी के पास पैसा रहेगा, वो दे देगा उस व्यक्ति को जो कि समन में बुलाया जा रहा है। फिर रूल 3 और रूल 4 क्या कहते हैं। रूल 3 कहता है टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेस। तो हमने यहाँ पे बात करी कि जो पैसा हमने देना है, क्या किसको देना है, जिन विटनेसेस को हमने पैसा देना है, आने जाने का खर्चा देना है, तो वो रूल 3 कहता है कि जो कोर्ट ने पैसा आपके अपने पास जमा कराया है वो जिस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है उसको दे दिया जाएगा जब उसे समन दिए जाएंगे, ठीक है। टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेस, तो जब हम कोर्ट के थ्रू लेके जा रहे हैं समन, मतलब कोर्ट जो है समन की जो तामील करा रही है, कोर्ट करा रही है, तो उस केस में जब उसे समन दिए जाएंगे, सर्विस होगी समन की, समन तामील कराए जाएंगे, उसी वक्त जो पैसा पार्टी ने जमा कराया था कोर्ट में उसको दे दिया जाएगा। रूल 4 कहता है प्रोसीजर वेयर इनसफिशिएंट सम पेड इन। तो जहाँ पर कोर्ट को ये लगता है, या जो ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा, उनको ऐसा लगता है कि जो सम पे किए गए हैं, जो पैसा पे किया गया है उस व्यक्ति के आने के लिए, उस व्यक्ति की कॉस्ट कवर करने के लिए जो कि उसको आने जाने में लगेगा, या एक्सपर्ट है तो रिजनेबल रेम्यूनरेशन जो होना चाहिए वो ठीक नहीं है, वो कम है, तो उस केस में कोर्ट में, यानी कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, कोर्ट चाहे तो और भी ज़्यादा पैसा जमा कराने के लिए बोल सकते हैं जो कि उस व्यक्ति को कोर्ट तक लाने में खर्चा होगा या उस व्यक्ति का रेम्यूनरेशन होगा। सिंपल सी बात है, जब कोर्ट को लगे कि कम पैसा जमा कराया इस व्यक्ति ने तो भाई और भी जमा करा दो। यहाँ पर सिंपल कोर्ट इतनी बात कहता है कि आप प्लीज़ जमा करा दो क्योंकि ये पैसा कम है, ठीक है, सिंपल। और अगर डिफ़ॉल्ट होता है पेमेंट में, अगर पेमेंट नहीं करता है व्यक्ति तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कहती है कि जो आपने पैसा जमा नहीं कराया तो आपकी
किसकी, जिस पार्टी ने व्यक्ति को समन देने के लिए कहा है या जिस पार्टी ने चाहा कि भाई इस विटनेस को बुला लिया जाए तो उस विटनेस को आने जाने का खर्चा दो। खर्चा कम लगा, कोर्ट ने कहा जमा कराओ, नहीं जमा कराया तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, मे ऑर्डर, कोर्ट का डिस्क्रिशन है। चाहे तो कि उस व्यक्ति की जो पार्टी समन चाहती है उस पार्टी क्या मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करा ले या फिर सेल कर दे। या फिर कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को बुलाया गया है उसे डिस्चार्ज कर सकती है कि भाई आपको मर्जी आनी आओ, नहीं आना मत आओ या फिर दोनों ही इशू कर सकती है कि भाई ऑर्डर भी दे सकती है कि आप जो है इसको यहाँ पर अटैचमेंट कर दो प्रॉपर्टी का, या फिर ये भी कह सकती है कि भाई हम आपको डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, दोनों भी कर सकती है। सिंपल, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर रूल 4 का सब रूल 2 कहता है एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस डिटेन मोर देन 1 डे। तो अगर किसी व्यक्ति को एक दिन से ज़्यादा टाइम के लिए रखा गया है, समन देने के लिए ज़्यादा टाइम लगाया गया है, अभी टाइम लग गया है, तो जो एक्सपेंसेस होंगे ना उस टाइम पीरियड के वो भी जो है देने पड़ेंगे। और अगर नहीं दोगे तो फिर वही अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगा, या कोर्ट उस व्यक्ति को कह देंगे कि आप डिस्चार्ज हो, आपकी मर्जी है, आपको देना दो, नहीं देना मत दो, या फिर दोनों के दोनों भी ऑर्डर कर सकती है। फिर रूल 5 पे पहुँचते हैं। रूल 5 कहता है टाइम, प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस टू बी स्पेसिफाइड इन समन्स। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी समन इशू किए जाते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसको कि पार्टी चाहती है कि या तो एविडेंस दे या करके या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे, तो समन में टाइम भी होगा, प्लेस भी होगा कि आपको इस टाइम पर आना है, इस प्लेस पर आना है, किस वजह से आपको बुलाया जा रहा है, आपके एविडेंस देने के लिए बुलाया जा रहा है या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जा रहा है। और अगर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जा रहा है तो उस डॉक्यूमेंट की बात भी, और हर एक चीज़ करेक्ट होनी चाहिए जितना रीज़नेबल कोर्ट को लगे, मतलब रीज़नेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जितना कोर्ट को चीज़ें पता हो ठीक वो सब उसके अंदर यहाँ पर होनी चाहिए। रूल 6 कहता है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। किसी भी पर्सन को समन किया जा सकता है कि वो एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे विदाउट समन टू गिव एविडेंस। समझ रहे हैं बात को, कि यहाँ पर कह रहे हैं समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, कि एक पर्सन को समन किया जा सकता है कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपको एविडेंस के लिए नहीं बुला रहे हम, आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुला रहे हैं। जैसे हम 139 की बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो उसमें भी यही वाली बात वहाँ पर मेंशन की गई है कि भाई एक व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी बुलाया जा सकता है, और वो व्यक्ति जिसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है तो उसे कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप एविडेंस दो, और वो व्यक्ति डॉक्यूमेंट भेज देगा तब भी काम चल जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप जो है एविडेंस भी दें। सिंपल सी बात यहाँ पे कर रही है, और वो अपने आप आए बिना, कोर्ट में उसके आने की ज़रूरत नहीं है, उसके आए बिना भी वो क्या कर सकता है, अपने आए बिना भी वो उस डॉक्यूमेंट को किसी के हाथ भिजवा सकता है। रूल 7 पे चलते जो कहता है पावर टू रिक्वायर पर्सन्स प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो एक पर्सन जो कि कोर्ट में प्रेजेंट है, मतलब कोर्ट में आया हुआ है, तो कोर्ट चाहे तो कोर्ट अगर उन्हें लगता है कि मतलब इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा है जो हमें एविडेंस के तौर पे लेना चाहिए, या चाहे वो उसकी खुद की गवाही हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट है, तो कोर्ट यहाँ पर उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कि कोर्ट में प्रेजेंट है उसके लिए भी कोर्ट बोल सकते हैं कि एविडेंस दो या फिर क्या करो भाई, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ। रूल 7 है समन्स गिवन टू द पार्टी फॉर सर्विस। तो यहाँ अभी सिंपल सी बात है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोग को पता भी हो, जिसको दस्ती समन्स बोलते हैं। तो रूल 7 ये कहता है समन्स गिवन टू द पार्टी फॉर सर्विस। तो यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट जो होते हैं पार्टी एप्लीकेशन बनाती है कि समन इशू कर दीजिए किसी व्यक्ति के आने के लिए या फिर भाई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और वो समन आप हमें दे दीजिए, हम खुद जाके डिलीवर कराएंगे। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति जो होता है वो कोर्ट उन्हें दे देती है और व्यक्ति जाके खुद जा कर के डिलीवर कराता है। सिंपल यहाँ पर ये वाली बात इस रूल 7 के अंदर कही गई है। तो इन समन्स की सर्विस कैसे होगी? इन समन की सर्विस ऐसे होगी, या तो वो पार्टी खुद ही समन की सर्विसिंग कर देगी, चाहे डिलीवर करके चाहे टेंडर करके उस विटनेस को पर्सनली, और वो पर्सनली जो कॉपी होगी वो जज के द्वारा साइन होगी या फिर कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा
जिनको कि कोर्ट ने अपॉइंट किया है उनके द्वारा होगी और सील लगी होगी कोर्ट की। जो हमने ऑर्डर 5th में रूल 16 से लेके 18 तक समन के बारे में पढ़े हैं प्रोविजंस, वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे। और अगर ये समन जो है वो टेंडर किए जाते हैं, वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब कि वो पार्टी नहीं लेती है, या जिनको समन हमने दिया है वो रिफ्यूज़ करते हैं कि हमें साइन नहीं करना, ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस नहीं करनी, तो जो समन्स जो होते हैं या फिर समन जो यहाँ पर इशू किए गए हैं पर्सनली, किसी वजह से समन जो होते हैं वो पर्सनली सर्व नहीं किए जा सकते, तो कोर्ट यहाँ पर पार्टी एप्लीकेशन बनाएगी कि प्लीज़ री इशू कर दीजिए समन को, और आप खुद ही जाके मतलब कोर्ट से बोलती है कि अब आप खुद ही जा कर के इसको जो है समन को सर्व कराइए। ठीक है। फिर सब रूल मतलब एप्लीकेशन लगाती है, रिक्वेस्ट करती है। ठीक है। फिर सब रूल 5 कहता है जहाँ पर एक समन एक पार्टी के द्वारा सर्व किया जाता है इस रूल में, तो पार्टी के द्वारा कोई फ़ीस की जब हम बात करते हैं, पार्टी के द्वारा कोई फ़ीस की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर कोई फ़ीस जो होती है वो नहीं होती है, क्योंकि उसने खुद ही जाकर दिया है। पार्टी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फी अदरवाइज चार्जेबल फॉर द सर्विस ऑफ समन। हमें अच्छे से पता है ना, जब समन के लिए हम एप्लीकेशन बनाते हैं, जब हम समन के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं कि ये हमें समन इशू कराने हैं, तो उसमें कुछ चार्जेस भी जाते हैं कि इसमें जो कॉस्ट लगेगी, जो व्यक्ति समन लेके जाएगा वो पैसे वगैरह लगेंगे, तो वो सब पे करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। खर्चा तो दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसको बुलाया जा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो समन की कॉस्ट खर्चा होएगा ना वो नहीं यहाँ पे देना। रूल 8 कहता है समन्स हाउ सर्व। तो समन कैसे सर्व होते हैं, सिंपल सी बात है। समन जो होते हैं वो कोर्ट हमें जो इस ऑर्डर में ऑर्डर 16 में हम पढ़ रहे हैं, अगर वो पार्टी को खुद नहीं डिलीवर करने, मतलब रूल 7A में दस्ती समन नहीं है, तो जैसे जहाँ तक पॉसिबल है ऑर्डर 5th में जिस तरीके से हमने समनिंग को सर्व करने की बात की, बिल्कुल उसी तरीके से सर्व होते हैं। टाइम क्या रहेगा समन को सर्व करने का, टाइम जो रहता है वो सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। तो कितना टाइम देना चाहिए उन व्यक्तियों को, उस व्यक्ति को कि भाई वो व्यक्ति कोर्ट में आ जाए, और इतना टाइम होना चाहिए कि भाई हमारे पास देखो, अगर हमने आज इशू करे समन, तो उस व्यक्ति के पास अगर 5 दिन बाद पहुँचे, तो हमने तारीख जो है 10 दिन बाद की दे रखी है, तो उसको आने में टाइम भी तो लगेगा ना। तो सर्विस जो होती है इस तरीके से हमें जो है करनी चाहिए। समन की जो टाइमिंग होती है समन की सर्विसिंग की, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि जिस टाइम पीरियड पे, जिस टाइम पर समन किए हुए व्यक्ति को बुलाया गया है, तो उसके पास प्रॉपर टाइम हो कि वो ट्रैवलिंग में आने जाने का जो उसका टाइम पीरियड है वो उसको देखा जाए, और भी अगर उसको कुछ एविडेंस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठा करने हैं, तो मतलब सारी चीज़ें श्योर करने के लिए उसके पास टाइम होना चाहिए। अब देखो, फेलियर टू कंप्लाई विद समन, अगर कोई व्यक्ति समन की बात नहीं करता है तो उस केस में क्या आता है, पेनल्टी फॉर डिफ़ॉल्ट होती है। तो जो व्यक्ति अगर समन इशू किया गया है और वो नहीं आता है, तो उस केस में कोर्ट क्या करती है, उसे अरेस्ट करने के लिए वारंट इशू कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है या फिर सेल कर सकती है, उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर सकती है, लेकिन वो फ़ाइन 5000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा। उसको सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए ऑर्डर कर सकती है उसकी अपीयरेंस के लिए, और अगर वो नहीं सिक्योरिटी जमा करता तो उसे सिविल प्रिजन में भी डाल सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति को जिसको समनिंग की गई है, बुलाया गया है, वो नहीं आता, तो कोर्ट फिर ये कर सकती है, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकती है, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी कर सकती है, उसके ऊपर 5000 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकती है, और सिक्योरिटी भी दे सकती है, फर्निश कर सकती है, और सिक्योरिटी नहीं आती तो उसको सिविल प्रिजन में भी डाल सकती है। तो रूल 10 क्या कहता है, रूल 10 भी हमें यही बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को इशू किया गया समन, चाहे उसको खुद आने के लिए या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो नहीं आता, तो उस केस में कोर्ट क्या करेंगी, कोर्ट क्या कर सकती हैं, कोर्ट सबसे पहली बात एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकती हैं, एक घोषणा बना सकती हैं कि उस व्यक्ति को आना है एविडेंस देने के लिए, कोर्ट में आना है या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आना है, और किस टाइम पर आना है, किस जगह पर आना है, ये भी प्रोक्लेमेशन में वो इशू करेंगी। और वो प्रोक्लेमेशन जो है वो किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो दिखाई दे, मतलब उस व्यक्ति के घर पर, जिस व्यक्ति को बुलाया गया है उस व्यक्ति के घर पर चस्पा कर सकती है, लगा सकती है, कॉन्स्पिशियस पार्ट पर, मतलब जो विजिबल हो सभी को, ऐसे घर के हिस्से पर लगा सकती है कि इस व्यक्ति को विटनेस के तौर पे गवाही देने के लिए बुलाया गया है।
ठीक है। सबसे पहली बात, यही बात हम सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं ना, प्रोक्लेमेशन ऑफ, वहाँ पर ऑफेंडर की बात करते हैं और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात 82 में। ठीक है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को जिसको गवाही देने के लिए बुलाया गया, वहाँ पर उस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है चस्पा लगा कर के, भाई आपको गवाही देने के लिए बुलाया गया है, पर अगर आप आए नहीं हैं तो उस केस में आपको बुलाया गया था, समन इशू किए गए थे, समन प्रॉपरली आपको डिलीवर हुए, फिर भी आप नहीं हुए, फिर अगर उसके बाद भी नहीं तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट अरेस्ट ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकती हैं। ठीक है, तो हमें ये सब रूल तो यही कहता है कि कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकती है, और अगर वो नहीं आता तो फिर उस केस में प्रोक्लेमेशन की जगह पर इन ल्यू और एट द टाइम ऑफ इशू सच प्रोक्लेमेशन। ठीक है, तो कोर्ट जो है यहाँ पर प्रोक्लेमेशन इशू करने की बजाय, मतलब इंस्टेड ऑफ इशूइंग प्रोक्लेमेशन, वो यहाँ पर अटेस्ट भी करवा सकती हैं, या फिर प्रोक्लेमेशन के साथ साथ भी उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए भी बोल सकती हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट भी उस व्यक्ति के लिए इशू कर सकती हैं। तो दोनों बातें यहाँ पे देखनी है, लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट है ना, स्मॉल कॉजेज कोर्ट, वो यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ऑर्डर नहीं बना सकते, क्योंकि जब हमने यहाँ पर सब रूल 3 पढ़ रहे हैं कि वो इन एडिशन टू या फिर साइमल्टेनियसली प्रोक्लेमेशन के साथ साथ वारंट ऑफ अरेस्ट भी इशू कर सकती हैं, विद और विदाउट बेल, दोनों तरीके से उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जिसके लिए समन बनाए गए थे, और इसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी को भी वो अटैच कर सकते हैं, जितने भी उन्हें ठीक लगती है उतनी अटैचमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट जो है वो क्या कहना चाहिए कि वो अमाउंट जो है नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट एंड ऑफ एनी टाइम एनी फाइन विच में बी इम्पोज अंडर रूल 12, जिसको रूल 12 में इम्पोज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और स्मॉल कॉजेज कोर्ट को यहाँ पर ये पावर अवेलेबल नहीं है। फिर आता है रूल 11। रूल 11 ये बोलता है कि जब भी व्यक्ति है जिसके अटैचमेंट की गई है प्रॉपर्टी की, वो ये बता देता है, अगर ये बता देता है कि अटैचमेंट होने के बाद में कि वो अपेयर हो जाता है कोर्ट में और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि भाई वही मतलब वो बेवजह नहीं रुका था, उसके पास लॉफुल एक्सक्यूज़ था जिसकी वजह से वो जो है समन को पूरा नहीं कर पाया और नहीं आ पाया। ठीक है, और जहाँ पर वो फेल हो जाता है ये बताने के लिए, वेर ही हैज़ फेल्ड टू अटेंड एट द टाइम एंड प्लेस नेम्ड इन प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग रूल दैट ही हैड नो नोटिस ऑफ सच प्रोक्लेमेशन इन टाइम टू अटेंड, द कोर्ट शैल डायरेक्ट दैट प्रॉपर्टी बी रिलीज फ्रॉम अटैचमेंट एंड शैल मेक सच ऑर्डर एज द कॉस्ट ऑफ द अटैचमेंट एज इट थिंक फिट। सिंपल सी बात है, रूल 11 हमें यही बात बोलता है कि अच्छे से हमें पता है सीआरपीसी में भी यही सब प्रोविजंस है कि अगर एक व्यक्ति जो होता है अपेयर नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, या तो उसको अटैचमेंट कर दिया उसकी प्रॉपर्टी को, उसको अरेस्ट कर दिया। तो अगर वो एक नहीं कर पाता तो उस केस में रूल 11 में यहाँ पे उसको फिर बचाव के लिए दिया गया रूल 11 है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जब एक व्यक्ति जो है वो अपेयर हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई, वो कोर्ट में आ गया, कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि भाई ये रीज़न थे, इस वजह से वो समन को था कंप्लाई नहीं कर पाया, समन के अकॉर्डिंग नहीं आ पाया, मेरे पास कोई मतलब वो साफ साफ बोलता है कि भाई मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती घर में रुका था, कोई वाजिब रीज़न है तभी, और उसने इंटेंशनली अवॉइड नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देंगे। दैट ही डिड नॉट विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ फेल टू कंप्लाई। ये थोड़ा नेगेटिव सा लग रहा है, विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ का मतलब उसके पास लॉफुल एक्सक्यूज़ है, इसी वजह से वो नहीं आ पाया, तो कोर्ट क्या करेंगे, कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से रिलीज़ कर देंगे। रूल 12 पढ़ते हैं। रूल 12 कहता है प्रोसीजर इफ विटनेसेस फेल्स टू अपेयर। तो अगर विटनेसेस जो होते हैं अपेयर नहीं होते हैं, या फिर वो कोर्ट को ये सेटिस्फाई करने में फ़ेल हो जाते हैं कि भाई वो क्यों नहीं आ पाए थे, मतलब जिसकी यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी की बात करी ना, अगर हम यहाँ बात करते हैं वे सच पर्सन डज नॉट अपेयर और अपेयर्स बट फेल्स टू एज टू सेटिस्फाई द कोर्ट। सिंपल सी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जिसकी प्रॉपर्टी हमने अटैच करी थी, अगर उस व्यक्ति को जिसको बुलाया गया, समन के लिए बुलाया गया था, आया नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई थी, तो वो वाला व्यक्ति भी हो गया, और व्यक्ति सिंपली कोर्ट में नहीं आता या ये फेल हो जाता है कहने के लिए कि भाई मैं क्यों नहीं आ पाया, क्या मेरे पास रीज़न था, तो उस केस में कोर्ट जो होंगे 500 रुपये उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज कर देंगे। उसकी कंडीशन भी देखेंगे, क्या उसकी ज़िंदगी है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं केस की, और ऑर्डर कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी का पार्ट है उसको अटैच कर देना या बेचा जाना। अगर ऑलरेडी अटैच कर दिया गया रूल 10 में, तो उसको बेच दिया जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ सेटिस्फाइंग ऑल कॉस्ट ऑफ सच अटैचमेंट
टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ सेड फाइन। ठीक है, सिंपल सी बात यहाँ पर बोली गई। हमने अभी आपको बताया ना, एक रूल 10 में हमने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी अटैच कर दी, वो फिर भी नहीं आया, अपनी रीज़न भी नहीं बताया। नंबर 1। नंबर 2 क्या बात हुई? नंबर 2 सिंपली अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता तो उसको फाइन भी दिया जा सकता है, कितना? 500 रुपीज़ तक। तो अगर कोई पर्सन अपेयर नहीं होता या फेल हो जाता है कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई मैं क्यों नहीं आ पाया, तो कोर्ट उसके ऊपर 500 रुपये तक का फ़ाइन लगा सकते हैं, उसकी कंडीशन देख के कि भाई एक्चुअल में 500 रुपये चुका भी पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, और केस की क्या सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, रिकवरिंग ऑफ द सेम, या सब रिकवर करने के लिए, कॉस्ट को, फाइन को रिकवर करने के लिए। सिंपल यहाँ पर ये वाली बात कही जा रही है। फिर उसके बाद देखिए, प्रोवाइज़ो कहता है कि अगर ये पर्सन जो है जिसकी अटेंडेंस रिक्वायर है वो कोर्ट के पास कॉस्ट दे देता है या फाइन दे देता है, जो यहाँ पर हमने कही है, तो कोर्ट क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को जो अटैच किया हुआ है उसे रिलीज़ कर देगा। फिर सब रूल 2 इसका ये कहता है, नोट विद स्टैंडिंग दैट द कोर्ट हैज़ नॉट इशूड ए प्रोक्लेमेशन अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 10 nor issued a warrant nor order attachment under sub rule 3 of that rule, the court may impose fine under sub rule 1 of this rule after giving notice to such person to show cause why the fine should not be imposed। तो यहाँ पर उसके ऊपर भाई यहाँ पर कोर्ट ने फ़ाइन तो नहीं यहाँ पे इम्पोज करा, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी है अटैच कर दी ना, तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी ना, फिर वारंट इशू करा ना, फिर उसको जो है प्रोक्लेमेशन इशू करा, कुछ नहीं करा, तो कोर्ट यहाँ पर पूछते हैं कि भाई तुम पर फाइन क्यों ना इम्पोज किया। रूल 13 कहता है मोड ऑफ अटैचमेंट। तो मोड ऑफ अटैचमेंट क्या रहेगा? मोड ऑफ अटैचमेंट क्या रहेगा? सिंपल यहाँ पर बात कर रहे हैं मोड ऑफ अटैचमेंट की। जब हम बात करते हैं मोड ऑफ अटैचमेंट रहेगा जैसे कि एक जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये कही जाती है कि एक मोड ऑफ अटैचमेंट, जो यहाँ पे हमने मोड की बात करें, तरीके की बात करी है कि एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी को किस तरीके से अटैच किया जाएगा, किसको, जो कि कोर्ट में आया नहीं, तो किस तरीके से किया जाएगा? सिंपल सी बात है, जिस तरीके से एक जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, बिल्कुल इस तरीके से ही अटैच किया जाएगा। ठीक है। फिर आता है कोर्ट में ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड समन एज विटनेस स्ट्रेंजर टू सूट। तो सीपीसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट चाहे तो किसी भी व्यक्ति को जो उनको ठीक लगता हो, जिनको ठीक लगता हो, और उनको एग्ज़ामिन करना ज़रूरी है, जिसमें पार्टी टू द सूट भी आ सकते हैं, जिनको कि विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया गया वो भी आ सकते हैं। कोर्ट अपने मोशन पे चाहे तो एक व्यक्ति को विटनेस के तौर पे बुला सकते हैं, एविडेंस देने के लिए बोल सकते हैं, या फिर उन्हें डॉक्यूमेंट जो उनके पास पोजेशन में उनको देने के लिए बोल सकते हैं। एक पर्टिकुलर डेट अपॉइंट कर करके और एग्ज़ामिन कर सकते हैं उस व्यक्ति को, और उसको बोल सकते हैं कि आप कोर्ट में आकर के जो है एविडेंस दो। कोर्ट में ओपिनियन सूट कोर्ट समन एज ए विटनेस स्ट्रेंजर टू सूट, तो जिसका सूट से कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट उसको भी बुला सकती है जहाँ यहाँ पर समन इशू करके। फिर आगे बोल रहे हैं ड्यूटी ऑफ पर्सन समन टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो हमारा रूल 15 हमें क्या कहता है? रूल 15 हमें कहता है कि ये जो पर्सन है जिसको समन किया गया है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो एविडेंस लाए या प्रोड्यूस करे, या फिर जो भी आप प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करे। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है, जिसको समन किया गया है उसे कोर्ट में आना है। व्हेन दे मे डिपार्ट। अब रूल 16 क्या कहता है? रूल 16 हमें कहता है कि भाई हमने बता दिया कि उस व्यक्ति की ड्यूटी है जिसे समन किया गया है उसे कोर्ट में आना है, लेकिन अगर कुछ कोर्ट उसे कुछ और बात कहती है जिस व्यक्ति को आना है कोर्ट में, तो वो फिर क्या होगा? अगर कोर्ट कुछ और बात कहती है, एक पर्सन जिसको बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप कोर्ट में आओ, कोर्ट कुछ और कहती है तो उसको वो बात अलग है, अदरवाइज उसको जो है कोर्ट में हर हियरिंग में आना होगा, अटेंड ईच हियरिंग अंटिल द सूट हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ। तो अगर कोर्ट के कुछ और बता दिए कि नहीं ठीक है आप नहीं आओ, आपकी स्टैंडर्ड्स को हम डिस्पेंस करते हैं, कोई बात नहीं, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोर्ट नहीं मना करती तो जो पर्सन है जिसको समन किया गया है उसको जो है कोर्ट में आना होगा जब तक सूट फाइनल नहीं हो जाता। फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ ईदर पार्टी एंड द पेमेंट through the court of all necessary expenses, the court may require any person so summoned and attending to furnish security to attend at the next or other hearing or until the suit is disposed of, and in default of his furnishing such security may order him to be detained in civil prison when they may depart। तो
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी पार्टी एप्लीकेशन बनाती है, पेमेंट करती है कोर्ट के थ्रू सारे एक्सपेंसेस को, तो कोर्ट ये रिक्वायर कर सकती है जिस पर्सन को समन किया गया है या सिक्योरिटी फर्निश के लिए बुलाया गया है वो नेक्स्ट या फिर कोई और हियरिंग पर आ जाए, या जब तक सूट डिस्पोज ऑफ नहीं होता तब तक आ जाए। अगर ये ऐसा नहीं करता फिर उस केस में ये सिक्योरिटी पे नहीं करता, ये कहा ना अटेंडेंस टू फर्निश सिक्योरिटी वो पे नहीं करता, तो उसको सिविल प्रिजन में भी डाल सकते हैं। 17 कहता है एप्लीकेशन ऑफ रूल्स 10 to 13, जो प्रोविजंस हैं 10 से लेके 13 तक जहाँ तक पॉसिबल होगा वो अप्लाई होंगे उस व्यक्ति के ऊपर भी जिसको कि समन डिपार्ट्स के अकॉर्डिंग जो है अटेंडेंस देनी है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज इन कंट्रावेंशन ऑफ रूल 16। फिर उसके बाद आता है प्रोसीजर वेयर विटनेस अप्रीहेंडेड कैन नॉट गिव एविडेंस और प्रोड्यूस। तो अगर एक व्यक्ति जो है अप्रीहेंडेड है, एक व्यक्ति अरेस्ट है, अगर उस व्यक्ति की बात यहाँ पे कर रहे हैं वो एविडेंस नहीं दे सकता या फिर उसे वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या होगा। तो जहाँ पर एक विटनेस को अरेस्ट किया गया है और वो अनेबल है कि वो एविडेंस नहीं दे सकता, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं दे सकता, तो उस केस में कोई भी पार्टी जो सूट की है कोर्ट में प्रेजेंट है विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ रिफ्यूज़ करती है जब उसको मतलब कोर्ट को चाहिए कि आप एविडेंस दो या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। फिर वहाँ पर एक बात यहाँ पर आती है उसके पोजेशन में पावर में, तो कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द सूट एज इट थिंग्स फिट। सिंपल यहाँ पे बात करें, जब एक पर्सन अरेस्टेड होता है अंडर ए वारंट वो कोर्ट के सामने लाया जाता है कस्टडी में, और वो कैन नॉट ओइंग टू द एब्सेंस ऑफ द पार्टीज और एनी ऑफ देम गिव द एविडेंस और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विच ही हैज़ बीन समन टू गिव और प्रोड्यूस। तो कोर्ट रिक्वायर करती है उसको रीजनेबल बेल, कोर्ट में रिक्वायर हिम टू गिव रीजनेबल बेल या अदर सिक्योरिटी उसके अपेयरेंस के लिए किसी भी टाइम पर कर सकती हैं वो, और कोई भी टाइम बता सकती हैं, कोई भी प्लेस बता सकती हैं, और अगर वो बेल या सिक्योरिटी जो है वो दे दी जाती है तो उसको रिलीज़ भी कर सकते हैं, और अगर ये नहीं होता, बेल सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, तो वो उसको डिटेन भी करवाने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं कि सिविल प्रिजन में इसको डिटेन कर दिया जाए। रूल 19 कहता है नो विटनेस टू बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। तो अगर कोई विटनेस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता तो उसको ऑर्डर नहीं किया जाएगा, उसे बुलाया नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो कोर्ट की 100 किलोमीटर के बीच में आता है तो तब भी उसे ऑर्डर दिया जा सकता है, और अगर कहीं पर रेलवे वगैरह का कम्युनिकेशन अवेलेबल है तो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर मानी गई है कोर्ट हाउस से, ठीक है, तो उसको बुलाया जा सकता है। यहाँ पर 500 लेस देन 500 किलोमीटर्स तक बुलाया जा सकता है। और प्रोवाइजो कहता है कि जो अगर ट्रांसपोर्ट एयर के द्वारा अवेलेबल है 2 प्लेसेस में, तो उस केस में जो विटनेस है उसको अगर फेयर भी किराया मतलब दे दिया गया है, एयर फेयर दे दिया गया है, तो फिर उस केस में उसको हम जो है कि आप आ जाओ कोर्ट में बुलाया जा सकता है। 20 कहता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ पार्टी टू गिव एविडेंस व्हेन कॉल्ड ऑन बाय द कोर्ट। तो अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने बुलाया, व्यक्ति आता नहीं, तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, भाई आपने लॉफुल एक्सक्यूज़ दिया नहीं, तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है उसके अगेंस्ट, और कोई भी ऑर्डर जो उन्हें ठीक लगता है वो उसके खिलाफ बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति को बुलाया गया और वो नहीं आता, एविडेंस नहीं देता, तो उसके अगेंस्ट जजमेंट आ सकता है। रूल्स एज टू विटनेस टू अप्लाई टू पार्टी समन। तो जब भी एक पार्टी सूट टू सूट है उसको हम एविडेंस के लिए बुलाते हैं, डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाते हैं, तो प्रोविज़न जो हमने एज टू विटनेस की बात करी है शैल अप्लाई हम सो फार एज दे आर एप्लीकेबल। रूल एज टू विटनेस टू अप्लाई टू पार्टी समन। तो अगर किसी पार्टी को हमने बुलाया है एविडेंस देने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, ध्यान देना किसी पार्टी को, तो यानी कि यहाँ विटनेस को नहीं बुला रहे, यहाँ पार्टी को बुला रहे हैं कि आपको समन दिए जा रहे हैं कि आप या तो विटनेस का आपकी गवाही चाहिए हमें या फिर आपका हिसाब से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो दोनों ही केस में बुलाया जा सकता है, और दोनों ही केस में फिर उसके ऊपर रूल जो होंगे वो जो विटनेस वाले रूल हैं वो एप्लीकेबल होंगे। अब उसमें हमारा ऑर्डर 16A है जो प्रेजेंट वाली बात करता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।